So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this was संदीप भैया and guys I hope आपका रिपब्लिक डे बहुत अच्छा गया होगा and happy रिपब्लिक डे to all of you। भाई साहब सच बताऊं तो जैसे रिपब्लिक डे नजदीक आता है मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, खासकर मेरे स्कूल के दिन जिस पर हमें पूरे जनवरी सिर्फ और सिर्फ लड्डू का इंतजार रहता था। और जब हम वहां जाते थे सबसे पहले सुबह उठ के हम लोग नहा धोआ के पहुंच जाया करते थे झंडा लेकर और स्पीच खत्म होने का वेट करते थे। ये सोचते थे भाई साहब गेस्ट जल्दी आए, स्पीच दे और जाए और लड्डू वितरण समारोह स्टार्ट हो। और सच में मजा आता था वो लड्डू खा के। और हर साल मुझे ये मोमेंट हमारा याद आता है। बट आई होप आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके स्कूल वाले भी सिर्फ लड्डू दिया करते थे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। बट मैं लड्डू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो ऑन दैट टाइम। ओके गाइस, तो चलो आते हैं अब अपने बात पर। गाइस, जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एएमयू से बीटेक करना चाहते हैं, उनके मन में था कि भैया मैं तो बहुत लेट हो चुका हूं, 3 महीने बचे हैं मोटा मोटी। क्योंकि मैं इसमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म का क्या सीन है और एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो मोटा मोटी अपने पास बचे हैं 3 महीने। तो क्या भैया मैं इन 3 महीने में एएमयू क्रैक कर सकता हूं? क्योंकि एएमयू की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे 1 साल पहले से ही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जेई दे रहे हैं और जेई के साथ साथ उनका बैकअप प्लान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो बच्चों का प्रश्न ये है कि भैया मेरी तो प्रिपरेशन बहुत हुई नहीं, कुछ लोग अभी बोर्ड में हैं और कुछ लोग अभी प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किए हैं। तो उनके मन में है कि भैया मैं क्या करूं, क्या मेरा एएमयू में हो पाएगा अगर मैं अब से भी स्टार्ट करूं? तो मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि क्या आपको अभी से अगले साल के लिए जाना चाहिए या फिर आप अभी भी टाइम है कर सकते हो। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात करूंगा और मैं पर्सनली कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूं। मैंने एक किताब भी बनाई है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो कलेक्शन है और हम उसका सॉल्यूशन भी बच्चों को दे रहे हैं। तो एक अच्छा खासा आइडिया तो हो ही गया है कि एएमयू में पूछा क्या जा रहा है और कितना टाइम एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या हम एएमयू को हम अभी भी क्रैक कर सकते हैं। कैन आई क्वालिफाई एएमयू ट्रिपल इन जस्ट 3 मंथ्स? ओके, तो ये इस सवाल का जवाब देने से पहले पहले मैं थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूं। कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या जाता है, क्योंकि एक्चुअल आइडिया आपको यहीं से पता चलेगा। अगर मैं एएमयू बीटेक की बात करूं तो भाई साहब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हर एक के 50-50 सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन टोटल, जो क्वेश्चन हुआ 150 हुआ और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। तो मार्क्स जो होंगे जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो भी 150 का होगा। तो जो हमारा पेपर होने वाला है बेसिकली कितने का होने वाला है? 150 का होने वाला है। अब बच्चा पूछेगा कि भैया इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो भाई माइनस मार्किंग यहाँ पे एएमयू में माइनस मार्किंग है। जिस तरीके से आपके जेई में 25% का माइनस मार्किंग है वैसे यहाँ पे भी है। अगर एक गलत कर दोगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है जितने का पेपर है वो 150। और हमारा कट ऑफ क्या जाता है थोड़ा सा एक नजर डालो। अगर मैं इंटरनल एक्सटर्नल की बात करूं, मैं एक्सटर्नल बच्चे की बात कर रहा हूं जिसके पास कोई कोटा नहीं है। एएमयू में बहुत सारे कैटेगरीज चलती हैं, इंटरनल कैटेगरी चलती है और सीए कोटा चलता है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय कोटा चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन अगर हर एक कोटे को मैं नजरअंदाज करके सिर्फ उस बाहर के बच्चे के लिए बात करूं जिसके पास कोई कोटा नहीं है, तो अगर उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो ऑलमोस्ट 70 से 80 मार्क्स देखने को पे जाता है। कट ऑफ 70 to 80 के बीच में वैरी करती है। अच्छा, ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर कभी पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी और पेपर अगर टफ आ गया तो कट ऑफ घट जाएगी। इट्स डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ पेपर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स। अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो भी कट ऑफ अपनी बढ़ सकती है और अगर बच्चे कम हैं तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ कम जाने की संभावना रहती है। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं एएमयू के पैटर्न को देखकर। तो अब देखो, इसमें ये मत सोचना कि ये कोई एएमयू ने ऑफिशियल निकाला है क्या। नहीं नहीं, एएमयू ने ऑफिशियल निकाला नहीं है। बट अब चूंकि हमारी कोचिंग है, हम एएमयू के लिए पढ़ाते हैं, हमारे सेंटर अलीगढ़ सेंटर पॉइंट पर भी है
हमारा ऑफलाइन बैच वहां पर स्टार्ट हो चुका है 22 तारीख से ही, और बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे खासे बच्चे आ रहे हैं। तो बात अब क्या है कि बात यह है कि भाई साहब आपको कैसे पता चलता है? तो चूंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिसका जिसका सिलेक्शन होता है, सबका एडमिट कार्ड हमारे पास होता है। बच्चे एग्जाम देने के बाद से हमारे पास क्या भेजते हैं? अ, अपना रिस्पॉन्स शीट भेजते हैं कि भैया आप मेरा बताओ होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में कॉलेजों में भी जाते हैं, फर्स्ट ईयर वालों से बात करते हैं कि भाई तुम्हारे कितने नंबर थे, कितनी रैंक बनी, और तुम्हें अभी कौन सी ब्रांच मिली है। तो इसके भी हाथ पे एक आइडिया लगता रहता है हर साल का, क्योंकि मैं यहीं का हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हूँ। तो मैंने बीटेक यहीं से करी है, तो मुझे एक अच्छा खासा आइडिया मिलता रहता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कट ऑफ क्या जा रहा है, और लाइक दैट बहुत सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कट ऑफ क्या गई थी, तो 70 से 80 नंबर के बीच में हर साल एएमयू में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ रहती है। इसमें एक नया ब्रांच आया है जो 70 से 65 नंबर, कभी कभी इससे लेस पे भी मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कौन से फर्म लिस्ट में कौन था, है ना। बहुत सारी फॉर्म लिस्ट अब तो इस बार स्पेशल मॉप अप राउंड हुआ, ठीक है ना, और स्पॉट राउंड हुआ और स्पेशल स्पॉट राउंड हुआ इस एएमयू में, क्योंकि बहुत सारी सीटें बाद में कैंसिल हो रही थी ड्यू टू एकेटीयू, ड्यू टू जामिया एंड डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग की वजह से। और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको लेना हो तो 60 से 70 मार्क्स पे आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है, अगर आप टारगेट कर रहे हो इतना तो इजीली। और इलेक्ट्रिकल चाहिए तो 50 से 55 मार्क्स पे आप इलेक्ट्रिकल टारगेट कर सकते हो। मैकेनिकल 45 से 50 मार्क्स पे टारगेट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल 42 से 48 मार्क्स पे भी मिल जाता है। सिविल इंजीनियरिंग 42 से 48, केमिकल 38 से 36। अगर मैं पेट्रो की बात करूं तो 36 से 45 तक लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को मिल गया था। और अगर मैं फूड की बात करूं तो 34 टू 42 तक, कई बार इससे कम भी चला जाता है, बिकॉज फूड पे लोग थोड़ा सा कम ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो तुम सोचो अगर तुम्हें सिर्फ एएमयू में एंट्री मारनी है तो 150 में से अगर तुम मुश्किल से 40 नंबर भी लेके आते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब 150 में से 40 नंबर लेके आना क्या तुम्हारे लिए बहुत टफ है? अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, और जबकि 40 नंबर पे तुम्हें पेट्रोकेमिकल और केमिकल मिलने की भी संभावना है, ठीक है। और अगर तुम 50 नंबर लेके आते हो 150 में से, तो बहुत हद तक चांस है कि तुम्हें मैकेनिकल तक मिल जाए। मैकेनिकल तक मिलने की संभावना है, और मिल भी जाएगा। 50 नंबर तुम लेके आओ, आराम से मैकेनिकल तक मिल जाएगा। और 60-70 नंबर लेके आओगे तो तुम वही 60 नंबर पे तुम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तक भी सोच सकते हो कि भैया मेरे को इतना मिल जाएगा। तो 150 में से 60 नंबर लेके आना क्या लगता है? इसके लिए पूरा 2 साल तैयारी करना जरूरी है क्या? क्या 1 साल तैयारी करना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा बोर्ड में है, अगर मैं उसे कहूं कि भाई साहब 150 का पेपर है और तुमको 60 नंबर लेके आना है, तो इजीली लेके आ सकता है, अगर उसे एक सही गाइडेंस 2-3 महीने का भी दे दिया जाए तो भी। हाँ, ये बात है कि उसका बोर्ड ठीक होना चाहिए, उसका बोर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने बोर्ड में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और सोच रहा है कि मैं 60 नंबर लेके आ जाऊंगा, तो इतना भी इजी नहीं होगा। अच्छा, इसका जो पेपर का पैटर्न है वो जेईई मेन से बहुत इजी होता है। एक मामले में तुम कह सकते हो इक्विवेलेंट कि भाई साहब यहाँ 150 सवाल होते हैं और 3 घंटे में करना है, और जेईई मेन में 75 सवाल होते हैं, उसको भी 3 घंटे में करना है। तो भाई यहाँ सवाल मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, तो जितने टाइम में तुम जेईई का एक सवाल करोगे उतने ही टाइम में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एएमयू के 2 सवाल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके बराबर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, लेवल आधा रहेगा तब कहीं जाके बराबर मामला समझा जाएगा। लेवल भले इसका जेईई से कम होता है, लेकिन टाइम भी कम रहता है। बट अच्छी बात यह है कि हमें 150 में से 150 करने की जरूरत ही नहीं है। 150 में हम 70-80 नंबर भी लेके आते हैं तो एएमयू में सिलेक्शन हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। बट स्टिल फिर भी लोगों के सिलेक्शन एएमयू में नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? कि उन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या था और छोड़ना क्या था, सही गाइडेंस मिली ही नहीं। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एमयू का फॉर्म भरते तो हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन कुछ कम, बहुत कम लोगों का हो पाता है, और उसके बाद वो बच्चे ब्लेम करते हैं कि अरे इंटरनल कोटा में 50% सीट चली जाती है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं नहीं, तुम इंटरनल कोटा मत देखो, अभी तुम सिर्फ इस मार्क्स पे फोकस करो कि क्या मैं इतना मार्क्स लेके आ पा रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कैपेबल हो तो तुम लेके आओ 60-70 नंबर, और फिर अगर सिलेक्शन ना हो तब बोलो। इंटरनल कोटा तो फैक्टर है कि वहां के बच्चों को प्रॉफिट मिल रहा है, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट तुम इस मार्क्स पे फोकस करो ना। तुम इंटरनल कोटे को तो अभी किनारे रखो, तुम मार्क्स पे फोकस करो। तुम बिना किसी कोटे के हो और तुम 80 नंबर लेके आओ, बहुत हद तक चांस है कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बहुत हद तक। तो लेके तो आओ, तुम 60 नंबर लेके आओ,
तुम्हें बहुत हद तक चांस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, पर लेके आओ। पर बच्चे तो कुछ भी नहीं लेके आ पाते हैं भाई, 30 नंबर भी नहीं होता है, एंड दे आर गोइंग टू ब्लेम, अरे यहाँ पे ये कोटा है, वहां पे वो कोटा है। भाई तुम्हारे 40 नंबर भी नहीं आए और तुम ब्लेम कर रहे हो, है ना। और बच्चों को तो छोड़ो, पेरेंट्स भी ब्लेम करते हैं। ठीक है, ब्लेम कर रहे हो आप, जो है आपका मैटर, लेकिन आप एक बार अपने बच्चे को तो देखो, क्या वो 30 नंबर लेके आया था, क्या वो 40 नंबर लेके आया था। मैं ऑलमोस्ट एक कट ऑफ का आइडिया दे रहा हूं आपको, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप एएमयू को अब से भी शुरू करोगे ना, तो भी आप 100% कर सकते हो, अगर आपका बेसिक ठीक है तो। ये पक्का कर सकते हो, बट बेसिक ठीक होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। आप सही गाइडेंस को चूज करो, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो, इजीली कर सकते हो। और इसके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, एक क्रैश कोर्स है हमारा। एक कोर्स पहले से चल रहा है, उसमें काफी बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बट दिस इज अ सेकंड कोर्स, दिस इज सेकंड कोर्स, और ये क्रैश कोर्स है। और ये स्टार्ट होने वाला है आपका 1 फरवरी से। ये स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। अब आप सोचोगे चलो 1 फरवरी को ले लेंगे, ना ना, यही तो गलती कर दोगे। 1 फरवरी को बिल्कुल नहीं लेना है, अभी से लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 फरवरी को इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। कोर्स की प्राइस है बहुत ही नॉमिनल 6,000 रुपीज, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 1,000 रुपीज का। जो 1 फरवरी को लेगा उसको 6,000 का ही कोर्स मिलेगा, लेकिन जो अभी लेगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, उसको 5,000 रुपए में कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। डोंट वरी, ये आप हमारे ऐप पे जाके इसे बाई कर सकते हो, कूपन कोड लगा देना, 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भैया इस कोर्स से क्या प्रॉफिट है, और दूसरा कि भैया अभी क्यों ले लें। तो अभी इसलिए ले लो कि जब तुम कोर्स में बाई करके आओगे, तो चूंकि ये क्रैश कोर्स है, दिस इज नॉट कि फुल कोर्स हम 2 साल पढ़ाने वाले हैं, 1 साल पढ़ाने वाले हैं। हमें 3 महीने के टाइम पीरियड में, जो भी हमारे पास 3.5 महीने के तकरीबन बचेगा, तो वो आधा महीना 15-20 दिन तो उसको छोड़ दो। वो लास्ट के दिन होते हैं जिसमें हमें रिवीजन करना होता है और टेस्ट सीरीज लगानी होती है। टेस्ट सीरीज हम ही देंगे, और हमारे टेस्ट से सवाल उठा उठा के पूछे जाते हैं हर साल, तो उसके लिए बिल्कुल भी तुम चिंता मत करो। अब सवाल ये है कि भैया हम अभी क्यों ले लें, हम पहले कोर्स क्यों लें और आपका ही कोर्स क्यों लें। तो उसके 2 रीजन है। अगर तुम पहले कोर्स लेते हो, तो पहले जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जैसे मैं आपको फिजिक्स में होता है मैथमेटिकल टूल। अब बच्चा जब आता है फिजिक्स पढ़ने, उसको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, सच कहूं तो मोस्टली लोगों को नहीं आती है। बच्चों को ग्राफ पहचानना नहीं आता, ग्राफ बनाना नहीं आता, बेसिक कैलकुलस नहीं आता, और कैलकुलस का फॉर्मूला अगर जिनको आता भी है, तो उनको अप्रोच नहीं आता है, न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं आता है कि इसको यूज कैसे करना है। मैंने देखा है जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो जब मैं भी कैलकुलस अप्रोच से किसी प्रॉब्लम को करता हूं कि यहां जाके एक एलिमेंट ले लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो बच्चा घूम जाता है कि सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे पता चला कहाँ एलिमेंट लेना है। तो उसके जो 10 लेक्चर हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल के जो 10 लेक्चर हैं, उसको मैं ऑलरेडी इसमें पहले से मैं अपलोड करके रख दूंगा, ताकि तुम 1 फरवरी से पहले पहले ही से देख लो। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे ही मैथ्स में एक हम पहले जो शुरू में जब बच्चा हमारे पास आता है, तो हम एक मतलब वो कोई चैप्टर नहीं है, बट हम मिक्स करके पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं FOM, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स मुझे लगता है हर बच्चे को बेसिक आना चाहिए। तो उसके 8-10 लेक्चर होंगे, मतलब 7-8 लेक्चर होंगे, वो तुम्हें पहले ही हम ऐप पे डाल देंगे, ताकि जब 1 फरवरी से तुम्हारा बैच स्टार्ट हो और मैं आगे तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाना शुरू करूं, तब तुम्हें बेसिक मैथ्स आता हो, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा तकलीफ हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बात क्या है भाई साहब, दूसरी बात आपका ही कोर्स क्यों ले। तो ये कोर्स बेस्ट है, क्योंकि हम सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करेंगे कि क्योंकि तुमने बोर्ड दिया है, तुम्हें बहुत सारी थियरी आती होगी, थियरी को मुझे घिसवाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात पे हम फोकस करेंगे कि मोस्ट वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा पढ़ना है। हमें 150 में से 150 नहीं लेके आना है, हमें 150 में से 80-90 नंबर लेके आना है। अगर 150 में से 90 को तुम रख रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर है उन पे पहले हमें फोकस करना होगा। पढ़ाना कैसा है, इसके लिए मैंने कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है कि तुम्हें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, ताकि 3 महीने में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। एक टोटली कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, जो कि तुमने बोर्ड कर लिया, तुमने बोर्ड दे दिया, लेकिन यहाँ जो तुम पढ़ोगे एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ोगे। हमें फोकस इस बात पे करना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, हमें
फोकस इस बात पे करना है कि अगर कोई थियरी से क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे कभी थियरी नहीं बोलेगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को यहाँ बैठ के लिखिए, बोर्ड का पेपर नहीं है। यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देगा। अब क्वेश्चंस थियरी वाले क्वेश्चंस भी उनको हल्के में मत लेना है ना, वो भी काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच रखेंगे, और साथ ही साथ हम उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और लाइव क्लासेस तो यहाँ पे होंगी होंगी आपकी डेली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की। और दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर एएमयू ट्रिपल ई कैंडिडेट। जो लोग जेई दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, जेई मेन पे फोकस करो। जो लोग जेई में अच्छा करेंगे बहुत बढ़िया, सेकंड अटेम्प्ट के लिए फोकस करना है और अच्छा स्कोर करना है। जिन लोगों से लगे कि भैया अब तो मुझसे जेई हो ही नहीं पा रहा है, इसमें ही मेरे ऐसे बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, मैं क्या करूं, तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। तुम एएमयू ट्रिपल ई, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटी सीईटी ऐसे कोर्सेज को भी तुम टारगेट कर सकते हो। बिटसेट, तुम्हारा वीआईटी हो गया, ऐसे कोर्सेज को भी टारगेट कर सकते हो जिनका लेवल जेई से थोड़ा नीचे होता है, ताकि तुम एक उसमें क्या कर पाओ, डिमोटिवेट होने के बजाय तुम एटलीस्ट उसमें ठीक ठाक स्कोर कर पाओ। उसके लिए कोर्स बेस्ट है। ओके, यहाँ पे हम आपको देंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर और उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको हम दे देंगे। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज, क्योंकि हर एक चैप्टर पढ़ो। जैसे मैंने एनएलएम पढ़ा है, तो एनएलएम पढ़ने के बाद पहले तुम टेस्ट करो क्या तुम एनएलएम के सारे क्वेश्चंस खुद से लगा पा रहे हो। अगर लगा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं लगा पा रहे हो तो उसका हम वीडियो सॉल्यूशंस भी बाद में अपलोड कर देंगे, तो तुम वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। पर पहले कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को खुद से करने का। उसके बाद टेस्ट सीरीज, तो हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, और लास्ट में लाइव मॉक टेस्ट भी होगा। उसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहां आगे देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम आपको आपके एडमिशन के लिए पर्सनल गाइड भी करेंगे और आपकी काउंसलिंग में भी हेल्प की जाएगी। स्टडी मटेरियल, डीपीपी और नोट्स सारा कुछ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इतना भी आप कर लेते हो ना, तो ऑलमोस्ट एएमयू क्रैक कर सकते हो। इसके लिए बहुत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो देखो, एएमयू के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूं तो देखो, अलग अलग कोर्सेज का लगभग अलग अलग सिनेरियो रहता है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। अब जैसे कि क्या बात है, जैसे कि अभी तुम्हारे इनका फर्स्ट का, सिक्स्थ का, नाइन्थ का आने वाला है, ठीक है। हो सकता है जनवरी लास्ट तक आ जाए, है ना, 30 तारीख तक तुम्हें सुनने को मिल जाए। और बीएससी, बीटेक, इनका मान के चलो मिड फरवरी तक आ जाना चाहिए। ये पूरा फरवरी से लेके मार्च तक तुम्हारे फिल हो जाएंगे। हो सकता है मिड फरवरी से तुम्हारा 1 महीने चले, मिड मार्च तक चले। अच्छा, ये आगे पीछे आते रहते हैं और आगे पीछे बंद भी होते रहते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है बीएससी का पहले आए और पहले बंद हो जाए, फिर बीटेक का उसी में आए और बीटेक का बाद में बंद हो। तो जैसे जैसे आज जिसका आता रहेगा मैं इसी चैनल पे बताता रहूंगा, और अपने एप्लीकेशन पे हमारा ऐप जो है एसटीबीजी एकेडमी ऐप, उस पर भी नोटिस डालता रहूंगा। तो इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। मान के चलो तुम मिड फरवरी से मार्च तक भरे जाएंगे। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम तुम्हारा जो है ये अप्रैल में होने वाला है। तुम्हारा एग्जाम अप्रैल से शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। अच्छा, छोटे बच्चों का पहले ही हो जाता है, 9th का, फर्स्ट का और 6th का। बाकी जैसे बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं एएमयू में, तो एक साथ ही लोग एग्जाम करा नहीं सकते। बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, स्पेस भी एक फैक्टर है। तो ये लोग क्या करते हैं, आगे पीछे करके एंट्रेंसेस को कराते रहते हैं। पता चला पहले 11th का हुआ, फिर बीटेक का हुआ, फिर बीएससी का हुआ, ऐसे कर करके इनके एंट्रेंसेस कंडक्ट होते रहते हैं। तो ये अप्रैल, मई और जून, मतलब मान के चलो जून के फर्स्ट तक सारे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। अप्रैल से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली कि एएमयू बीटेक होने की कब पॉसिबिलिटी है, तो एएमयू बीटेक होने की जो पॉसिबिलिटी है अप्रैल के लास्ट से लेके तुम 20 मई के बीच में मान लो, 20 मई के बीच में मान लो, ये कभी भी मोस्टली हो सकता है अगर हम लास्ट ईयर के डेटा को देखें तो लास्ट अप्रैल के लास्ट से लेके 20 मई के बीच में मान लो, तो हम लोग टारगेट करके चलेंगे कि अप्रैल के लास्ट में अपना पेपर है। अगर उसके बाद पेपर होता है तो हमारे लिए बोनस होगा, उसमें हम रिवीजन और अपने टेस्ट को और बढ़ा देंगे। बट अभी के लिए अप्रैल के लास्ट में मान के चलो, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीना ही है तुम्हारे पास कुल मिला जुला के। जो करना है 3 महीने में ही करना है, अगर कर सके तो ठीक है, अदरवाइज
अदरवाइज फिर तुम्हारा 1 साल, तुम्हारे जीवन का 1 साल ऐसे ही चला जाएगा। 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे लेते हैं ड्रॉप लेने को। तुम फैशन मत समझो कि अरे यार ये तो फैशन है, ना ना, ड्रॉप इज नॉट अ फैशन। ड्रॉप एक मजबूरी है। तुम्हें भले महसूस ना हो कि तुम कितने मजबूर हो, बट तुमने अपने जीवन के 1 साल को कैसे गंवा दिया इसका अंदाजा तुम्हें आगे चल के होगा। अच्छा, मैंने जैसा कि बताया था, मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के कुछ टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहला ये है कि ये एग्जाम बहुत डीप नॉलेज वाला एग्जाम नहीं है। अगर आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर किया है और थोड़ा ठीक ठीक एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कवर किया है, तो बहुत बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स का यहाँ पे 60 to 70% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड एंड थियरी बेस्ड ही होता है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैथ्स ही एक यहाँ का ऐसा फैक्टर है, मैथ्स का ही पेपर एक ऐसा पेपर है, मतलब पोर्शन है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि क्योंकि मैथ्स हर बार कभी ना, मतलब ज़्यादातर मैथ्स ही यहाँ टफ रहता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ईजी आती है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पे दबा के मेहनत करना, मैथ्स पे भी मेहनत करना, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक कर पाते हो। अब अगर मैं बात करूं इसके क्वालिफाई करने के लिए, तो आप सिलेबस को कवर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपसे ज़्यादा सिलेबस नहीं कवर हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमें उसको कवर करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास 3 महीने, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और उसके बाद रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कवर तो कर ही रहे हो, कवर से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र आज चलाना सीख लिया और अगर उसका अभ्यास नहीं किया बार बार, तो पता चले युद्ध क्षेत्र में जाके आपसे ब्रह्मास्त्र चले ही ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जब आप अभ्यास करो तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ भी अभ्यास कर सकते हो। जैसे आपने कोई चैप्टर सीख लिया, आपने उसका रिवीजन भी कर लिया, आपने उसकी पीवाईक्यू भी लगा ली, तो आप उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे के देखो, वहां से अंदाजा लग जाएगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो भाई साहब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, एवरेज में बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैंने अपने पेपर में प्रैक्टिकली बताऊं तो फिजिक्स में ऐसा अच्छा खासा टाइम लिया था मैंने। ऐसे 60 मिनट की जगह मैंने 80 मिनट के आसपास लिया था। मतलब 1.5 घंटा से थोड़ा कम टाइम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में गया था। फिर उसके बाद से ऐसा हुआ था कि 45 to 60 मिनट तक मैंने केमिस्ट्री में दिया था, और मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो वही है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो 1 घंटे में अगर आपको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, 1 घंटे में फिजिक्स निपटाना है, और 1 घंटे में केमिस्ट्री, और 1 घंटे में मैथ्स, 3 घंटे में अगर टोटली निपटाना है, तो भाई उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? टेस्ट दे के आएगा। और कई लोगों को तो 3 घंटे बैठने की आदत ही नहीं है, क्योंकि उनको पेन होने लगता है। तो नहीं, हमें लास्ट में जब मैं लाइव टेस्ट कराऊंगा तो 3 घंटे बैठा के ही कराऊंगा, तो मैं 3 घंटे लगातार देना ही पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि वो किस लेवल तक के सवाल आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू उसका सॉल्व करना ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि मैंने भाई साहब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बना रखा है, अपने ऐप पर भी दे रखा है, आप उसे जाओ बाई करो, और 400-500 रुपए का होगा, कुछ खास पैसा नहीं ले रहा हूँ। 400-500 रुपए में आप उसे बाई करो और सॉल्व करना ही स्टार्ट करो। उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, पर मैथ्स के सारे पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के भी 10-12 चैप्टर के पढ़ चुके हैं, फिजिक्स का मैं धीरे धीरे डालूंगा, तो वहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस एंड रिटन सॉल्यूशंस भी बाद में मिल जाएगा। अच्छा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो ना, तो जो क्वेश्चन आपसे फंस जाए तो उसके नोट्स भी बना लिया करो कि आपका कौन सा क्वेश्चन फंसा था, और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फार्मूला लग रहा था जो आपको याद नहीं था। अगर आप ऐसा कर रहे हो और आप बार बार इसको एक बार देख रहे हो ना, तो वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी जो फिलहाल में आपके अंदर थी और आपको पकड़ में नहीं आ रही थी। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो जो क्वेश्चन फंसे या जो क्वेश्चन आपको ना आए, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़े, वो कौन से फार्मूले पे बेस्ड था और आपसे क्यों नहीं आ रहा था, उसका रीजन अलग से लिख लिया करो, और उस नोट्स को देख लिया करो कि अच्छा क्या चीज़ थी जो आपको नहीं आ रही थी, पूरा चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी। और उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए आपका बेसिक मैथ्स और बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। मेरी तो खैर कैलकुलेशन बहुत बेकार है, पर आपकी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, बहुत टाइम बचाता है। और कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप आज मोटिवेट हो गए कि फोड़ देगा अपन,
और बाद में पता चले 4 दिन बाद लुल्ल हो गए और पड़े हुए हैं, हाँ करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स को आप फॉलो करो। ये कोई बहुत तगड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, पर एग्जाम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? एग्जाम चाहे जैसा भी हो, हमें कभी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो आजकल प्योन का भी एग्जाम नहीं निकलेगा मेरे भाई। तो पढ़ना तो सबके लिए पड़ेगा, है ना? अगर कक्षा 2 का भी एग्जाम दिलाया जाए आपसे और आपको उसमें टॉप करना हो, तो आपको सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि भाई साहब इन चीज़ों को फॉलो करिए, बहुत हद तक चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि जितने भी टीचर इसमें पढ़ाने वाले हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, सब ने एएमयू क्लियर किया हुआ है और सब एएमयू से बीटेक हैं। बहुत सालों से हम लोग 4-5 सालों से पिछले एएमयू के लिए पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट भी हुए हैं। अगर आप जेडएससीटी में जाके फर्स्ट ईयर में पूछ भी लो आज कि संदीप भैया को आप में से कितने लोग जानते हैं, तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे कि हम संदीप भैया से पढ़े हुए हैं, हमने संदीप भैया की वीडियो देखी हुई है, या हम संदीप भैया के बैच से थे, या हम संदीप भैया के टेस्ट सीरीज से थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।